हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपनी 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। वो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम पे अपना एक जो सवाल था वो अधूरा रह गया था, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखना क्या लिखा है। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर आपको दे रखा है, तो वो कितना है, 4 मीटर है। देखना एक बार। औसत दर्पण की बात करें तो वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 4 मीटर है, मतलब आर की वैल्यू आपको दे रखी है 4 मीटर है। अगर आर हाथ में है तो यहाँ सब अच्छा आर कैसा होगा, पहली बात तो ये औसत दर्पण की बात हो रही है तो आर कैसा होगा, नेगेटिव होगा क्यों होगा। आर आपको दे रखा है 4 मीटर है, लेकिन आर जानते हो कि औसत दर्पण के लिए नेगेटिव होगा। अगर आर आपको पता है तो यहाँ से एफ भी निकाल सकते हो। एफ क्या होता है, r/2 है ना। वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना, फोकस दूरी। तो r/2 करोगे मतलब इसमें 2 को भगाओगे तो -4 का हो जाएगा, -2 मीटर। ये आपको दे देंगे फोकस दूरी। आगे बोला उसने कि एक बालिका दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ी है ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है। 2.5 गुना आवर्धन क्षमता है ना, स्मॉल है। स्मॉल आपको दे रखा है 2.5, इसका कोई मात्रक तो नहीं है ना। 2.5 गुना प्रतीत होती है यदि प्रतिबिंब सीधा है। ध्यान सुनना, प्रतिबिंब आपका वास्तविक जरूर बोला उसने, तो वास्तविक समझ के आप एम नेगेटिव मत लेना। एम के दो एम के दो चिन्ह हो सकते हैं ना, या तो नेगेटिव होगा एम या पॉजिटिव होगा। वास्तविक यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो एम कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोई यदि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है ना, तो कैसा होगा, एम का मान पॉजिटिव होगा। ध्यान से पढ़ना, यदि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। ये लाइन आपको गौर करने की जरूरत है ना। बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखना कि प्रतिबिंब सीधा है। सीधा है, प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, जब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, आभासी है ना। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, आभासी तभी तो सीधा है, ठीक है ना। तो आभासी कंडीशन में एम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, मतलब आपको यू का मान निकालना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, कितनी दूरी पर खड़ी है बालिका, ऑब्जेक्ट है वो, और उसका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, वो तो नहीं पूछा हमसे। तो आपको बस निकालना क्या है, प्रतिबिंब। देखो आपको यू का मान निकालना है, मतलब बालिका कहाँ पर खड़ी हुई है, कितनी दूरी पर। तो आप ध्यान से सोचो, आपको निकालना है यू। तो अगर मैं दर्पण समीकरण यूज करता हूँ तो ये होता है क्या, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। मतलब आपको एफ चाहिए और v भी चाहिए, तब u निकाल पाओगे। दो चीज पता होनी चाहिए ना, तो बहुत लगेगा नहीं। पर हमने एक सूत्र पढ़ा है, देखो हमको m पता है, हमको f पता है और u निकालना है। तो हमने आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ा ना, क्योंकि आवर्धन क्षमता जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, ये होता है f अपॉन f माइनस u। f और u के पदों में पढ़ा ना, इसीलिए मैं आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। 4 फॉर्मूले इसीलिए हमने आपको सिखाए थे, है ना। m के 4 फॉर्मूले होते थे ना, उसमें से f और u वाला यूज करना पड़ेगा आपको। तो m आपको दे रखा है कितना, 2.5 है। 2.5 को या चाहो 5/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5/2 है ना, इक्वल टू f कितना दिया आपको, f दिया -2 अपॉन में f माइनस u। f कितना है, -2, ये माइनस, और u का वैल्यू क्या है, u तो निकालना ही है, तो यहाँ u ले लेता हूँ मैं। तो अब क्या करें, क्रॉस गुणा करें। देखो क्रॉस गुणा करेंगे क्या होगा, -2 का 5 से होगा तो माइनस का 10 हो गया, माइनस u का 5 से करोगे तो माइनस का 5u हो जाएगा, इक्वल टू 2 का -2 से करोगे क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, -5u को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का 5u हो गया बराबर, और -10 अपनी जगह ही देंगे, और माइनस का 4 इधर लिया तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5u बराबर 5u बराबर कितना हो जाएगा, -10 और प्लस का 4, ये बचेगा -6, ठीक है ना। यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, -6/5 मीटर ना। आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। और u जानते हो तुम, u हमेशा कैसा आता है, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो चाहे आभासी हो, u का मान नेगेटिव आता है ना, देखो वैल्यू नेगेटिव आती है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। चलें, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके बेटा, एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बच्चों में और दर्पण की, उसके बाद हम चलने वाले हैं आगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन, है ना। दर्पण अपना पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, और अपन नया स्टार्ट कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी पढ़ लेंगे अपन आज। देखना है क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, एक उत्तर दर्पण की फोर्स दूरी है। क्वेश्चन क्या है सुनना,
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी लेते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, स्मॉल एफ है ना। एक बिंब इसके सामने, एक बिंब इसके सामने, एक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से, इसके ध्रुव से, ध्रुव से स्मॉल एफ दूरी पर रखा जाए, स्मॉल एफ दूरी पर रखा जाए, तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति याद करो। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, है ना। आप चाहो तो पोस्ट करके एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो फटाफट ट्राई करो। चलो, है ना, देखते हैं अपन। एक उत्तल दर्पण है, किसका दर्पण है, पहले तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो स्मॉल एफ है। पहले तो उत्तल दर्पण है और फोकस दूरी आपको एफ दे रखी है। फोकस दूरी का सिंबल भी एफ ही होता है, जानते हो आप, है ना। और जो फोकस दूरी है वो भी कितनी है, एफ ही है, तो एफ ले लिया। चलो अच्छा, बात करते हैं फोकस दूरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए एक के साथ पॉजिटिव आता है, चलो पॉजिटिव ले लिया हमने। एक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से स्मॉल एफ दूरी पर रखा जाए। बिंब की स्थिति दे दी, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, बिंब कहाँ रखा हुआ है, और बिंब की ध्रुव से बिंब की दूरी क्या होती है, यू होती है ना। आपको यू का मान लिखा है, तो यू का मान भी कितना है, इसके बिंब, एक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से स्मॉल एफ दूरी पर रखा जाए। कितनी दूरी पर, स्मॉल एफ। यू का मान आपको दे रखा है स्मॉल एफ, है ना। और यू तो चाहे कैसा दर्पण हो, नेगेटिव था ना, यू का मान क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति याद करो। प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन क्या होगी, मतलब v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। एक पता है, u पता है, और v निकालना है। दर्पण समीकरण इसमें आराम से कर सकते हो आप फटाफट। दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण से, और दर्पण समीकरण क्या बोलती है बताओ, बोलो फटाफट मेरे साथ। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ओके, तो 1/f, f कितना है, प्लस का f ही, ठीक है, बराबर 1/v, v तो निकालना ही है, और प्लस 1/u, 1/u, u क्या है, u की वैल्यू माइनस है ना। तो आप काम करो, यहाँ माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ओके, तो काम करो, माइनस का 1/f को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ का बचा 1/v इक्वल टू 1/f, तो अपनी जगह ही, और माइनस का 1/f को आप इधर लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/f हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f और 1/f जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 2/f, 2/f, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, v का मान निकालना है, तो दोनों को उल्टा कर लेते हैं, है ना। तो 1/v का हो जाएगा v बराबर, और 2/f का क्या हो जाएगा, f/2। ये आपका आंसर समझ आया, ये आंसर। और देखो v पॉजिटिव आना चाहिए, उत्तर दर्पण है इसलिए, ठीक बेटा। ओके, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट लेना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं, उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें एक पिन का प्रतिबिंब, एक पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी याद करो, दर्पण की फोकस दूरी एक निकालना है, फोकस दूरी याद करो, याद करो, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, है ना। और एक बार क्या लिखा है, पहली बात अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है,
ये चेक कर लिया करो पहली बात तो। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। पहली बात सुनना, जो पिन रखी हुई है, पिन की स्थिति कितनी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है ना। वो पिन क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ना, बिंब है आपका। और बिंब की दूरी क्या होती है, जानते हो तुम, बिंब की स्थिति को हम यू से दर्शाते हैं। यू का मान आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, चलो। और इस पिन का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। और प्रतिबिंब की स्थिति वो किससे दर्शाते हैं, 20 से। v आपको दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। समझ में आएगा, आगे सुनना। तो दर्पण की फोकस दूरी याद करो, दर्पण की फोकस दूरी मतलब f का मान निकालना है आपको, कि f कितना आने वाला है। पहली बात तो ध्यान सुनना, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ऑलमोस्ट चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती है ना। u ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो आपका। और v भी कैसा होगा, अवतल है तो नेगेटिव होगा, ये पता होना चाहिए आपको। और f निकालना है, u पता है, v पता है, f निकालना है। दर्पण समीकरण लगाओ आप फटाफट। तो आप लिखोगे दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण से। और दर्पण समीकरण क्या बोलती है, 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस में 1/u। सबकी वैल्यू जमाओ, f तो निकालना ही है, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v। v कितना है, माइनस का 40 ना, तो माइनस का 1/40 और 1/u। u की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस का 20 है, ये हो जाएगा माइनस का 1/20। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 40 और 20 का ऐसे ले लो आप, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, और 1 का 1 से इंटू करोगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस ऐसा के साथ 20 का डिवाइड करोगे 40 में, ये 2 टाइम आएगा, 2 का इंटू करोगे 1 से, 2 1 आता है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस का 1 और माइनस के 2 ऊपर जुड़ेंगे, कितना जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएंगे, तो माइनस का 3 बाई कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, f निकालना है। इसको उल्टा कर लें, दोनों पक्षों को उल्टा करोगे ना, तो f इक्वल टू क्या जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस का 40/3 है ना। ये कितना सेंटीमीटर में है, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना। और अवतल दर्पण है, फोकस दूरी बेसिक नेगेटिव आनी चाहिए, जानते हो आप। ठीक है बेटा, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे, है ना। अब हम आगे चलने वाले हैं, आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है ना, आप तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। चलो, मेरा पढ़ने वाला हूँ चलो, आज की अपनी हेडिंग है बेटा, वो है हमने हेडिंग पढ़ने वाले पर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखते हैं अपन अपवर्तन की घटना क्या होती है। ठीक है ना। हाँ, तो देखो, इससे पहले अपन ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, है ना। जो स्टार्टिंग क्लास थी सारी, उसमें मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हमने देखो क्या बताया था आपको, ये होती है मेरी परावर्तक सतह, है ना। ये परावर्तक सतह है, कोई प्रकाश किरण आई टकराई और टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट जाए, है ना। तो इस घटना को मैंने क्या बोला था, प्रकाश का परावर्तन। दो नियम भी पढ़े थे अपन ने, याद है आपको, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण का मान परावर्तक कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या था, आपतित किरण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, याद है वो कहानी आपको। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, ध्यान सुनना, आज पढ़ने वाले अपन प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो अपवर्तन की घटना क्या होती है, ध्यान सुनना, मैंने कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं बहुत सारे। देखो, ये मैंने कोई ली सतह, है ना, परावर्तन कराना है तो परावर्तक सतह यूज करेंगे अपन, और अपवर्तन कराना है अपन को तो हम लेंगे अपवर्तक सतह। तो ये मेरी क्या है, कोई अपवर्तक सतह है, समझ में आया क्या। ये क्या है, मेरी कोई अपवर्तक सतह है, पॉलिश मत कर देना, ध्यान सुनना। ये अपवर्तक सतह है और ये मान लो कि प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे प्रकाश सीधे का मतलब ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये क्या बन जाएगी मेरी, आपतित किरण बन जाएगी। ये क्या होगी मेरी, आपतित किरण हो गई। ठीक है ना, ये कोई प्रकाश किरण है, और ये क्या होता है भाई, जो सीधी रेखा में लिखा है, ये अभिलंब है आपका, ये क्या है आपका अभिलंब। ठीक है ना, तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई प्रकाश किरण आएगी, अपवर्तक सतह पर टकराएगी, है ना, तो क्या होगा, अगर अपवर्तक सतह नहीं होती तो प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना था ना बेटा। अरे इनके बीच में कोई रुकावट नहीं होती, कोई सतह नहीं होती, तो प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना था।
लेकिन आप देखने वाले हो कि इसका अपवर्तन होने वाला है। अपवर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण इस अपवर्तक सतह पर आएगी या टकराएगी तो इस देखो ऊपर जो माध्यम है वो है आपका माध्यम नंबर 1 और नीचे जो माध्यम है वो माध्यम नंबर 2 है। ध्यान सुनना, ऊपर माध्यम नंबर 1 है, नीचे माध्यम नंबर 2 है। दोनों का अलग, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही हो, ठीक है ना, दूसरे माध्यम में जा रही है। तो ऊपर जो माध्यम है वो 1 है, वो माध्यम नंबर 2 नीचे है। हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है बेटा। तो इस माध्यम का मैंने मान लिया अपवर्तनांक कितना है, n1 है, और इस नीचे वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है ये है n2, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, अपवर्तनांक। हर माध्यम का एक अपना अपवर्तनांक होता है बेटा, है ना। वो अपवर्तनांक का मतलब मैं आपको पहले भी समझाया था कि अपवर्तनांक का मतलब है यदि कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो उस समय बोलूँ कि आपको 5 मिनट के लिए सड़क पर दौड़ना है फुल एनर्जी के साथ, है ना, और 5 और फुल स्पीड में अपनी, है ना। एक बार बच्चा 5 मिनट के लिए सड़क पर दौड़ता है ना, उसी बच्चे को मैंने फुल एनर्जी और उसी 5 मिनट के लिए मैं बोलूँ कि आपको मिट्टी वाले खेत में दौड़ना है, और उसी बच्चे को मैं बोलूँ कि 5 मिनट के लिए आपको फुल एनर्जी के साथ में पानी से भरे हुए खेत में दौड़ना है। तो आप देखो कि हर माध्यम में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो बेटा अलग अलग होने वाली है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर माध्यम कुछ न कुछ मान की रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है। इसी को नाम दिया गया है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। हर माध्यम कुछ न कुछ मान की रुकावट डालता है। आप देख लो तीनों माध्यमों में उसके द्वारा तय की गई दूरी कैसी होगी, अलग अलग होने वाली है। तो हर माध्यम का अपना क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। तो देखो आप चाहो तो मैं आपको बता भी दूं कि देखो देखो हम जब जानते हैं, यहाँ लिखना एक बार, आपने प्रकाश का अपवर्तन की घटना पढ़ी होगी कि जब प्रकाश कोई प्रकाश किरण, है ना, ये अपवर्तक सतह है, ये अपवर्तक सतह काम क्या कर रही है, ये दो माध्यमों को पृथक करने का काम कर रही है, ये दो माध्यमों को अलग अलग करने का काम कर रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ऊपर कोई अलग माध्यम है, नीचे कोई अलग माध्यम है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो बेटा वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, मूल दिशा से, पथ से डिस्टर्ब हो जाएगी वो, है ना। या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी इस प्रकार से, अभिलंब से दूर हटेगी, या फिर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना। ये कहलाती है आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो होता है आपका आपतन कोण, आइस लिखेंगे अपन, ठीक है ना। तो अभिलंब से दूर भी हट सकती है, अभिलंब से और भी मुड़ सकती है बेटा, है ना। इसको अपन समझने वाले हैं आगे आगे कि कब अभिलंब से दूर हटेगी और कब अभिलंब की ओर मुड़ेगी बेटा। ये घटना कहलाती है मेरी प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है 1 नंबर का कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को परिभाषित करिए या समझाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले सुनो, आप क्या पढ़ के आए हो अभी तक, वो में भी वही लिखना वाला आपको कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से क्या होती है, विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब बात ये आती है कि वो कभी तो मुड़ेगी, कभी देखो ये अपवर्तक सतह नहीं होती, प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है ना, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होती है ना बीच में, तो बिल्कुल प्रकाश किरण को सीधा निकल जाता। लेकिन जब अपवर्तन होगा, अपवर्तन होता क्या, इसका मूल कारण देखने वाले अपन, आखिर अपवर्तन होता क्यों है, ठीक है ना। तो सुनो मैं क्या बताया मैं आपको, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है ना। देखो मैं आपसे बोलूं कि प्रकाश की चाल क्या होती है, मैं बोलूं आपसे कि देखो यहाँ लिखना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, चाल होती है सी, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग ही होती है ना। जानते हो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यदि आपसे बोले कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये जो प्रकाश की चाल, कोई आपसे बोलता है कि प्रकाश की चाल बताओ, तो आप फटाक से जवाब देते हो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये जो प्रकाश की चाल है ना, ये निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी। ध्यान सुनना, मैं बोलूँ आपसे कि पानी में कितनी होगी, कांच में कितनी होगी, समझ में, तो सब जगह प्रकाश की चाल अलग अलग होने वाली है। लेकिन इसका सूत्र भी है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग ये मानी जाती है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि अलग अलग माध्यमों में यदि आपको चाल निकालनी पड़ जाए, है ना, अलग अलग माध्यमों में आपको यदि प्रकाश की चाल निकालनी पड़ जाए तो उसका सूत्र होता है C = NV। ये आप करना खिला भी नहीं, इसको प्रूव भी करने का बात है। C बराबर क्या होता है, NV होता है, स्मॉल n और V। सिंबल का मतलब समझना, C तो है निर्वात में प्रकाश की चाल, C है
एन एन यहाँ पर होता है बेटा माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है ना, माध्यम का अपवर्तनांक है यहाँ पर एन। और v क्या चीज है? v क्या बेटा? माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल। सी तो है, आप जानते हो, सी तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो कि होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, फिक्स होती है। और सी बराबर एन वी। यदि आपको अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल निकालना पड़ जाए तो उसका सूत्र क्या है? सी बराबर एन वी। सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, स्मॉल एन क्या चीज है? माध्यम का अपवर्तनांक है, और वी क्या चीज है? माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि आपको अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल निकालना है तो आप यहाँ से वी देखो, वी का मान निकालना है तो वी का सूत्र क्या बन जाएगा? वी का सूत्र बन जाएगा सर सी बटा एन। सही बात है, v का सूत्र क्या बनेगा? c बटा n बनने वाला है ना। अब तो आप चाहो कि इस माध्यम में क्या निकाल सकते हो? प्रकाश चाल निकाल सकते हो, पर बशर्ते क्या होना चाहिए आपको? उस माध्यम का अपवर्तनांक मालूम होना चाहिए। देखो n क्या चीज है यहाँ पर? माध्यम का अपवर्तनांक है ना। तो हर माध्यम, देखो मैं आपको कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक भी बताता हूँ। सबसे पहले बात करूँ, देखो यहाँ मैं इसको डायग्राम बता रहा हूँ। कुछ एक माध्यम के अपवर्तनांक मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं देखता हूँ, इस बात करूँ मैं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए निर्वात, निर्वात की कंडीशन में जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है ना। निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है बेटा कितना होता है? 1 होता है। बात करूं मैं हवा के लिए या वायु के लिए, हवा, हवा बोले वायु बोले एक ही बात हो जाती है ना। हवा या वायु के लिए जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो होता है 1.008, 1.008 ये होता है समथिंग कुछ, और मैं देख लेता हूँ उसमें। हाँ 1.008, वो लगभग 1 के बराबर है क्या? 1.008 लगभग 1 के बराबर है कि नहीं बताओ? बिल्कुल है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब यदि आपको क्वेश्चन में निर्वात बोले या वायु बोले है ना, तो आप एक लेके ही चले वैसे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट किसके बराबर है? 1.008 लगभग 1 के बराबर ही है। खास सवाल इसके आते हैं बेटा, यदि आपको मैं बोलूं कि पानी के लिए, कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बेटा 1.33, कितना होता है? 1.33। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 4/3 लिख सकता हूँ चाहूँ तो मैं क्या आपको है ना, 4/3 का मतलब 1.33 होता है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? कांच का जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो होता है 1.5 या 1.50, 1.50 है ना। वो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 3/2, ठीक है ना। मैं डायमंड का कितना होता है? डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है डायमंड के लिए होता है, ये होता है 2.42। ये कुछ एक अपवर्तनांक है जो मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं। वैसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, लेकिन दो भी नहीं दिए तो आप एक बार 2-3 बार ट्राई कर सकते हो, है ना, बोल बोल के। खासकर आपको पानी और कांच का ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, मैं आपको बना के बताता हूँ डायग्राम ऑफिस से एक बार। देखो प्रकाश का अपवर्तन बढ़ रहा है ना, तो जिससे अपवर्तन होगा वो क्या हो जाएगी? मेरी अपवर्तक शक्ति रहेगी। तो ये होगी मेरी क्या, बस ऊपर बनाता हूँ, ये मेरी क्या होगी? अपवर्तक सतह हो गई, जो कि क्या कर रही है? दो माध्यमों को अलग करने का काम कर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, दो माध्यमों को अलग करने का काम कर रही है। ऊपर मान लिया मैंने माध्यम नंबर 1, ऊपर माध्यम नंबर 1, नीचे माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 2, इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n2। ये कोई प्रकाश किरण आई आपकी बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया आपका, ये अभिलंब हो गया है ना। ये क्या होगी मेरी? ये होगी मेरी आपतित किरण, आपतित किरण है ना। अगर अपवर्तक सतह नहीं होती प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना था ऐसे, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, जैसे ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग है कि नहीं बेटा? हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग है कि नहीं बेटा? मान लिया ऊपर माध्यम है कांच और नीचे से क्या है? जल है। ऊपर कांच है, अच्छा एक चीज सुन लो कि इसी आधार पर हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है ना, इसी आधार पर माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा सघन है ना, और एक होता है विरल। एक होता है सघन, एक होता है विरल, रेयर और डेंसर है ना। तो किस आधार पर सघन और विरल नाम दिया गया है? ध्यान सुनना, किस आधार पर सघन और विरल नाम दिया गया है? तो
जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना बेटा वो होता है सघन, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो होता है विरल, है ना। रट लेना भाई इस चीज को। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, है ना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो होता है सघन, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है वो होता है विरल। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लो कोई प्रकाश किरण है, वो कांच से जल में प्रवेश कर रही है, तो कांच से जल में प्रवेश कर रही है, तो बता माध्यम ऊपर कैसा है, कांच है, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ध्यान से, कांच का अपवर्तनांक होता है सर 1.50, है ना। वो कांच से जल में जा रही है, तो जल का अपवर्तनांक कितना है, नीचे बता, जल का अपवर्तनांक है 1.33, तो ऊपर माध्यम कांच है ना, वो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो ऊपर माध्यम कैसा है, सघन है, ऊपर माध्यम कैसा है, सघन है, नीचे कैसा है, विरल है ना। मैं आपसे बोलता हूँ, ना लिखना एक बार, मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई आपको क्या करनी है, एक बाइक चलानी है सर्कल में, यहाँ लिखना हूँ, ये कोई सर्कल है 10 मीटर रेडियस का, कितने मीटर का, 10 मीटर रेडियस का, वो आपको क्या करना है, इसमें राउंड करना है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक सर्कल में आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है ना। एक सर्कल में 10 मीटर की त्रिज्या के एक सर्कल में आपको क्या करनी है, 60 की स्पीड में गाड़ी चलानी है ना। अब मैं बोलूँ कि आप स्पीड बढ़ा बेटा, क्या बोल रहा हूँ आपको, स्पीड बढ़ा 60 से 80 करके, तो क्या इसी पथ पर, इसी 10 मीटर रेडियस के सर्कल में आप 80 की स्पीड करोगे तो गाड़ी चल पाएगी क्या, उसके लिए आपको सर्कल बड़ा करना पड़ेगा बेटा। वहीं आप यदि स्पीड कम करोगे, 60 से 40 पर जाओगे, तो हो सकता है आप छोटे सर्कल में भी घुमा लो गाड़ी। मेरी बात ध्यान सुनना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, है ना, तो अपनी मूल दिशा से विचलित रहेगी, या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर बढ़ेगी, है ना। मतलब यदि आप छोटा सर्कल में घुमानी है आपको, तो स्पीड कम करनी पड़ेगी ना आपको, समझ आ रहा है क्या है। और यदि आपको स्पीड बढ़ानी है, आपने देखा होगा मोड़ आते ही आप क्या करते हो, स्पीड कम कर देते हो, कर देते हो, है ना। कोई ऐसा बुद्धिजीवी है क्या स्पीड खींच देता है वहां पे, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, सघन का मतलब क्या है, जिसका अपवर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा उसे हम सघन बोलेंगे। और विरल माध्यम क्या होता है कि जिसका अपवर्तन कम होता है वो विरल होता है। सघन विरल को ऐसे समझ तू, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल निकलने की जगह ही नहीं है ना, और मुझे इस कोने से उस कोने जाना है, तो मेरे को दिक्कत आएगी नहीं बेटा, है ना। मैंने मतलब स्पीड कम होगी मेरी जाने की स्पीड कम हो जाएगी ना, ये सघन। और विरल का मतलब क्या है, बिल्कुल कम बच्चे हैं क्लास में, है ना, वो सब कोने बैठे हुए हैं, तो मेरे को यहाँ से वहां जाना है, तो मेरी स्पीड तेज होगी नहीं होगी। सघन का मतलब ये है बेटा कि स्पीड का कम होना है, ऐसा समझ लें। और विरल का मतलब क्या है, रफ्तार का बढ़ जाना, है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऊपर कांच है और नीचे क्या है, पानी है। जब प्रकाश किरण कांच से पानी में जाएगी, कांच का मतलब ऊपर माध्यम सघन है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है कि नहीं बता, और पानी का अपवर्तनांक कैसा है, कम है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है, तो रफ्तार क्या होगी, ऊपर चार्ज है v1, ऊपर प्रकाश का चार्ज क्या है, v1 है, वो नीचे कैसी v2। ध्यान सुन, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल मतलब, सघन से विरल मतलब ऊपर अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, और नीचे अपवर्तनांक क्या है, कम है, मतलब n1 ज्यादा है कि नहीं, n1 ज्यादा है सर n2 से। ये बात समझ आई कि नहीं, इस चित्र को देखते हुए आपको, कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है, सघन का अपवर्तनांक n1 माना है, विरल का अपवर्तनांक मैंने n2 माना है। सघन, सघन किसको बोलते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, n1 ज्यादा है n2 से, ये समझ आया आपको, सुनना। और ये डिपेंड किस पर करना है, तो मैं बोलूं प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, सुनना, यहां से देखो आप, जो v है ना, v व्युत्क्रमण पाती है 1/n की, क्या नहीं बताओ। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, क्यों बेटा, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्यादा होना पड़ेगा या ज्यादा होती है, समझ आएगी। ऊपर सघन माध्यम है और सघन से विरल जा रही है ना, हल्के में जा रही है, विरल मतलब क्या, हल्के में जा रही है, तो चाल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो बड़ा पथ तय करना पड़ेगा ना। ऊपर सघन है और नीचे विरल है, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, हल्के माध्यम में जाएगी, हल्के माध्यम में जाएगी तो रफ्तार बढ़ जाएगी बेटा, स्पीड बढ़ जाएगी, वो स्पीड बढ़ेगी ना, कैसे गुजरने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये कौन होता है आपका आई, आपतन कोण, और ये हो जाएगा अपना कोण के साथ कोण आर, है ना। ये आपतित किरण है, और ये क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये मेरी हो जाएगी अपवर्तित किरण ना, और ये कोण आर हो जाएगा। देखो कोण आर, परावर्तक कोण नहीं है, वहां परावर्तक कोण था, है ना, ये अपवर्तक कोण है यहाँ पर आर, कोण आर जो है ना अपवर्तक कोण है,
वहां बोला था मैंने रिफ्लेक्शन एंगल, और ये है रिफ्रैक्शन एंगल, आर से लिखा है उसे। तो परिभाषा में एक नहीं बताओ मेरे को प्रकाश का अपवर्तन की घटना की। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से क्या करती है, विचलित हो जाती है ना, या दो सतहों को पृथक करने वाली सतह से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन का मूल कारण आपको समझ में आया कि नहीं बताओ? अपवर्तन का मूल कारण क्या है? यदि आपसे क्वेश्चन आया 1 नंबर में कि अपवर्तन का मूल कारण लिखिए, तो अपवर्तन का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये बेटा कि हर माध्यम का अपना एक अपवर्तन होता है ना, हर माध्यम का एक अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब रुकावट है ना, और हर माध्यम का ये अपवर्तन अलग है, तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग होगी होगी बता। 3 4 आपको 5 में लगाए अपवर्तन अलग माध्यमों के, है ना। पहली बात तो इसकी परिभाषा में आई कि नहीं बताओ, कुछ नोट करें अपन पहले। चलो आप हेडिंग डालना प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन, क्या अपन लिखने वाले हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं अपन प्रकाश के अपवर्तन की, हेडिंग डालना प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग डालो, वो लिखो मैं साथ में बोलता हूँ सामने। प्रकाश का अपवर्तन लिखना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली या अलग करने वाली सतह पर, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं, अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है ना। ये तो सघन से विरल में, अब देखना ये तो गई आपके सघन से विरल में। विरल का मतलब है हल्का, है ना, हल्का है मतलब रफ्तार बढ़ जाएगी, वो रफ्तार बढ़ेगी तो कोण भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। देखो अच्छा, यही विरल से सघन जाती है ना, यही आपकी प्रकाश किरण कहाँ जाती, विरल से सघन जाती। क्या होता है ये आपका विरल माध्यम है और नीचे क्या है, सघन माध्यम है ना। विरल सघन कोई भी जा सकता है, मान लो हवा से पानी जा रही है, ऐसे समझ ले, है ना। ऊपर तो हवा है, वो नीचे क्या है, पानी है। हवा का एक अपवर्तन कितना होता है, हवा वायु के लिए 1.08 लगभग यही मानते हो अपन, है ना। ऊपर हवा है, वो नीचे क्या है, पानी है। तो देख हवा के लिए अपवर्तन कम है और पानी का अपवर्तन ज्यादा होता है, तो ऊपर माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया, नीचे क्या हो गया, सघन हो गया। समझ आया कि नहीं? तो विरल से सघन जाएगी तो रफ्तार कम होगी ना, और कम होगी तो सतह पर तय करेगी, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी ऐसे। समझ आया? इसको मैं आगे और क्लियर करने वाला हूँ। पहले काम को डायग्राम बनाओ, फटाफट डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम बन गया हो तो कुछ अपवर्तन के कुछ नियम है, नियम में लिखते हैं हम। यहाँ लिखता हूँ मैं अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम बेटा, जैसे हम प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़े थे अपने। जो पहला नियम क्या था कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, आपतन कोण का मान परावर्तक कोण के बराबर होता है, ये पढ़ा था अपने। और सेकंड नियम क्या पढ़ा था अपने कि आपतित किरण
अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं ना। यहाँ पर भी दो नियम है, देखो अब वो नियम मत लगना यहाँ पर कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा, कोण आई ये है और कोण आर ये है आपका। यदि कोण आई और कोण आर बराबर हो जाएंगे तो अपवर्तन नहीं होगा भाई, जितना ऊपर कोण है उतना ही नीचे कोण बन रहा है, तो प्रकाश की गति निकल जाएगी, ठीक है ना। तो पहला अपवर्तन का जो पहला नियम है वो ये बोलता है, सुनना ध्यान से, साइन आई बटे में साइन आर। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन आई बटे में साइन आर। अच्छा इसको साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ, साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, साइन को बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोज्या और टेन को बोलते हैं स्पर्श ज्या। सुना है कि नहीं है। और आई क्या चीज है, आई सर है आपतन कोण है ना। साइन आई को क्या बोलने वाले हैं हिंदी में कि आपतन कोण की ज्या, आई है आपतन कोण और साइन को बोलते हैं हिंदी में ज्या, तो आपतन कोण की ज्या। और आर क्या चीज है, आर है अपवर्तक कोण है, अपवर्तन कोण है, ठीक है ना। तो साइन आई का मतलब है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो ये अनुपात है ना बेटा, ये कांस्टेंट होता है, ये नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता है। पहला नियम तो मेरा ये हो गया है ना। और एक बात को सुनना, एक नाम आता है, एक नियम आता है बेटा, सुनना स्नेल का नियम, ये हमारा काम आएगा, इसको हम प्रूव भी कर देंगे अगले चैप्टर में। खैर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, आप प्रूव करने वाला हूं। स्नेल का नियम क्या होता है, सुनना स्नेल का नियम बोलता है साइन आई बटे में साइन आर, ये जो होता है ना साइन आई बटे में साइन आर। ध्यान सुनना, आपने ऊपर ले लिया आपतन कोण ऊपर लिया ना, हाँ आई आपने लिया है ऊपर है ना, तो और आर आपने का अपवर्तन कोण लिया है नीचे, आर आपने लिया नीचे है ना, अपवर्तन कोण ऊपर लिया आपने ना, तो इसका जो माध्यम आएगा ऑपोजिट आएगा। नीचे वाला माध्यम क्या है, n2 है ना, तो क्या आएगा सूत्र होता है बेटा n2 बटे में n1। आपतन कोण आपने ऊपर वाला लिया है तो अपवर्तन आएगा नीचे वाला है ना। आपतन कोण आपने परावर्तक कोण अगर मैंने नीचे लिया, मैंने अपवर्तन कोण कौन सा लिया, मैंने नीचे लिया ना, तो माध्यम आएगा ऊपर वाला n1। यदि इसको उल्टा भी लिखोगे मतलब अपवर्तन कोण ले रहे हो उल्टा माध्यम लेना है n1, आपतन कोण लिया आपने तो नीचे वाला माध्यम आएगा, ये सूत्र होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटा n1 है ना। अपोजिट माध्यम का लेना है तो क्या अपवर्तन है ना, कोण ये ले रहे हो तो अपोजिट माध्यम का अपवर्तन आएगा, कोण ये लिया आपने तो ऊपर वाला माध्यम क्या है n1 है, इस टाइप से लिखना, ठीक है ना। तो पहला आप लिखो नियम, अपवर्तन के नियम में पहला नियम लिखो, देखो आपतन कोण की ज्या, पहले ना अपवर्तन के नियम, दो नियम है वापस से। पहला नियम लिखो, आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। देखो नीचे साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट नियत, देखना साइन आई बटे में साइन आर बराबर क्या नियत होता है, ठीक है ना। और सेकंड नियम लिखो, सेकंड नियम डालो तो लिखो, सेकंड नियम वही अपना है ना, आपतित किरण, कितना सेकंड नियम है, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं है अपवर्तित बेटा, अपवर्तन के बाद प्राप्त हो रही है, तो आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ आया, ये दो नियम हो गए अपने। आगे सुनना, अब कुछ नोट डाल के आपको लिखाता हूँ, नोट नंबर 1 में लिखूंगा, नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे पहली बात ये कि अपवर्तन होता क्यों है ना, अपवर्तन का मूल कारण क्या है। तो इसका यदि आपको जवाब देना हो, एक नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा बोर्ड में है ना, कि अपवर्तन का मूल कारण बताइए है ना। तो अपवर्तन का मूल कारण क्या है कि अलग अलग माध्यमों का अपवर्तन अलग अलग होना है ना, हर माध्यम का अपवर्तन अलग अलग होता है ना, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर n का मान हर माध्यम के लिए अलग होता है, और हर माध्यम का अपवर्तन अलग अलग है, तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल को भी अलग अलग होना पड़ेगा। सोचो हर माध्यम का अपवर्तन अलग अलग है तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी नहीं होगी। जैसे आप देखो v और n समान बीच में अनुपाती है ना, उल्टा समझेगी बता, हर माध्यम का अपवर्तन अलग अलग है तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल प्रवृत्ता भी किसी होगी अलग अलग होगी। समझ नहीं है, तो अपवर्तन का मूल कारण समझ नहीं आया कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। आप चाहो तो इसमें नोट नंबर 1 डालो और लिखो, इसमें लिखना अलग अलग माध्यमों के, लिखना
अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण अलग अलग, नोट नंबर 1 लिखना, अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यही अपवर्तन का मूल कारण है। यही अपवर्तन का मूल कारण है। यही अपवर्तन का मूल कारण है। चलो अब नोट नंबर 2 बना लूंगा। नोट नंबर 1 हो गया, 2 में ये लिखोगे आप पूरा डाटा यहाँ से आता है और ये भी छाप लो इसमें से, है ना। नोट नंबर 2 में क्या लिखना है आपको, निर्वात प्रकाश चाल कितनी होती है, c बराबर 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है। और यदि आपको किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकलना पड़ जाए तो उसका सूत्र क्या होता है, ये v बराबर c बटा n होता है ना। ये c बराबर n में यही सा है ना, v बराबर c बटा n। c तो है निर्वात प्रकाश की चाल, n क्या है माध्यम का अपवर्तनांक और v क्या चीज है माध्यम में प्रकाश की चाल। ये लिखना भाई, यहाँ से आते उतारो, फिर ये कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक आपको बता दिए हमने, है ना। निर्वात के लिए क्या होता है 1 होता है, हवा या वायु के लिए 1.008 होता है, लगभग हम एक ही मानते हैं। पानी के लिए 1.33, इसको मैं 4/3 लिख सकता हूँ, सवाल सोल्व करते समय इसको यूज करेंगे अपन, है ना। और कांच के लिए क्या होता है 1.50, है ना। पानी और कांच तो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना। जैसे सवाल में देता है और बाई चांस कभी नहीं देता, आपको याद होना चाहिए पानी और कांच के लिए क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50, लगभग 3/2 मान सकता हूँ। और डायमंड के लिए क्या होता है अपवर्तनांक 2.42, ठीक है ना। ये नोट नंबर 2 में आप लिखोगे यहाँ से आके यहाँ तक। बात करते हैं नोट नंबर 3 की, तो तीसरे नंबर में लिखता हूँ। नोट नंबर 3 में क्या लिखना है आपको, देखो एक नाम है यहाँ पर c बराबर nv में n क्या चाहिए माध्यम का अपवर्तनांक है ना, माध्यम का अपवर्तनांक है। तो आपसे कोई यदि कोई बोल दे कि माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, 2018-19 का क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर आया हुआ है, तो माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, है ना। मतलब आपको n की परिभाषा बोलनी है या n का फार्मूला बना देता हूं। देखो c बराबर nv ना ऐसे, तो n का फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ से देखो मैं लिखता हूँ c बराबर अपना nv फार्मूला है ना। तो यहाँ से n क्या चाहिए माध्यम का अपवर्तनांक है ना, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से आएगा n बराबर क्या आएगा c बटे v आएगा। अरे बोलो ये आएगा ना, n बराबर क्या आएगा c बटा v आएगा। अब तुम जानते हो c क्या चाहिए v क्या चाहिए, अब परिभाषा में फिर दे दो। c तो है निर्वात में प्रकाश की चाल, c क्या चीज है निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या चीज है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बनाओ परिभाषा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो नोट नंबर 3 डालो, लिखो साथ में। नोट नंबर 3 में ये फार्मूला लिखो पहले तो, c बराबर nv और यहाँ से n का मान निकालो, n बराबर क्या होगा c बटा v होगा। ये फार्मूला लिखो दोनों, और उसके बाद नीचे लिखो परिभाषा इसकी। लिखना निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना बेटा। अच्छा देखो इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होगा, ऊपर क्या है 4 है, नीचे भी क्या है 4 है, ऊपर मात्रक मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड, कोई मात्रक नहीं होगा कोई विमानी होगी, नीचे स्टार डाल के लिख दो। यह मात्रकहीन तथा विमानहीन राशि है, देखो यह मात्रकहीन तथा विमानहीन राशि है, समझ में है, यह मात्रकहीन तथा विमानहीन राशि है। चलो भाई अब मैं बात करता हूं एक लास्ट पॉइंट और इस वीडियो में देखना। देखो अब आपने देखा कि कभी प्रकाश किरण क्या होगी अभिलंब से दूर हटेगी, वो कभी प्रकाश किरण क्या होगी अभिलंब की ओर मुड़ेगी या झुकेगी। तो कब अभिलंब से दूर हटेगी और कब आपकी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, है ना। देखना एक बार देखना, मैं 2 डायग्राम आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, कभी कोई क्वेश्चन ये बन जाता है ना। जिससे अपवर्तन कराना है वो क्या करेगी मेरी अपवर्तक सतह ना, तो ये होगी मेरी अपवर्तक सतह। समझ आया, एक डायग्राम को देख लेता हूं,
ये मेरी अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह जो कि दो माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर माध्यम नंबर 1 है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक n1 और यहाँ प्रकाश की चाल मैंने मान ली कितनी है, v1 है, ठीक है ना। नीचे क्या है, माध्यम नंबर 2 है, माध्यम नंबर 2, इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, n2 हो गया, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी ये अपवर्तक सतह है आपकी। अच्छा, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है इस टाइप से, ठीक है ना। ये क्या होगी, मेरी आपतित किरण होगी, ठीक है ना। ये कोई प्रकाश किरण आ रही है सर, ठीक है। ये ऊपर क्या है, माध्यम नंबर 1 है, ऊपर माध्यम नंबर 1, इसका अपवर्तनांक n1, उसमें चाल क्या है प्रकाश की, v1 है। नीचे क्या है, माध्यम नंबर 2 है, यहाँ पर अपवर्तनांक कितना हो गया, n2, और प्रकाश चाल कितनी होगी, v2। ध्यान से सुनना, ये कोई मैं आपतित किरण है, ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। देखना, मान लो कोई प्रकाश किरण है, वो कांच से पानी में जा रही है। ध्यान सुनना, कोई प्रकाश किरण है, कांच से पानी जा रही है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.50, वो पानी का कितना होता है, 1.33, तो बड़ा किसका है अपवर्तनांक, कांच का है ना। ऊपर माध्यम किसका मतलब बताओ, सघन है कि विरल है, सघन है कि विरल है, सघन है ना। मैं देता हूँ यहाँ पर, यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही है, अब सघन से विरल का मतलब समझ जाना आप, है ना, मतलब ऊपर वाला जो अपवर्तनांक हो वो ज्यादा है ना, n1 का मान क्या है, ज्यादा है सर n2 से, ये बात समझ आ गई है ना। तो ध्यान सुनना, यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी, विरल मतलब हल्के माध्यम जाएगी, हल्के में जाएगी क्या होगी, रफ्तार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर अपवर्तक सतह नहीं होती तो प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना था इसे, प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना था, लेकिन या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही है ना, सघन से विरल जाएगी, विरल में आएगी तो रफ्तार बढ़ जाएगी उसकी, है ना, रफ्तार बढ़ेगी मतलब बड़ा रास्ता तय करेगी इस तरह से, ये होगा। पहली बात तो ये, एक तरीका और बताऊंगा आपको मैं, एक बात ये समझो। अब देखना, ऊपर मान ले इस बार विरल माध्यम है, कैसा है, विरल है, और विरल से जा रही है वो सघन में, इस टाइप से, है ना। ऊपर मान ले पानी है और नीचे है कांच, है ना, तो पानी कैसा है, अपवर्तनांक कम है तो विरल माध्यम हो गया, और नीचे कांच है तो कैसा माध्यम हो गया, सघन हो गया। मतलब विरल से सघन जाएगी, सघन में जाएगी तो रफ्तार कम हो जाएगी ना, सघन को डेंसर एरिया है ना, तो रफ्तार कम होगी, रफ्तार कम होगी, देखो प्रकाश किरण ज्यादा बिल्कुल सीधे जाता है ना, लेकिन विरल से सघन जाएगी, सघन जाएगी रफ्तार कम होगी, रफ्तार कम होगी तो छोटा पथ तय करेगी वो, इस टाइप से अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ये अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ये होगा चल तरीका, है ना। अब मैं आपको लॉजिक से सिखाता हूँ ये ऐसा क्यों होता है ना। आपको मैंने स्नेल का नियम बताया है, स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम बोलता है कि साइन आई बटे में क्या होता है, साइन आर बराबर होता है n2 बटा n1, n2 बटा n1, ठीक है ना। ये कोण कितना हो गया आपका आई हो गया ना, और ये कोण कितना हो गया यहाँ से आर हो गया, ये कोण कितना हो गया आपका आई हो गया, और ये कोण कितना हो गया आर हो गया, ठीक है ना। साइन आई बटे में साइन आर, कोण ऊपर वाला लिया है आपको तो अपवर्तनांक आएगा नीचे वाला, है ना, ये वाला, और कोण नीचे वाला लिया आपने यहाँ पर तो अपवर्तनांक आएगा ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है ना, इस टाइप से। तो स्नेल का नियम बोलता है साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटा n1। मेरी बात सुनो, ऊपर माध्यम के साथ सघन है, नीचे के साथ विरल है, सघन है मतलब ऊपर वाला का अपवर्तनांक ज्यादा है कि नहीं बताओ, है ना, सघन किसे बोलते हैं अपन, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो वो सघन, जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल। तो ऊपर सघन है मतलब सघन है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि n1 का मान क्या है, ज्यादा है किससे, n2 से, सही बात है, n1 का मान क्या है, ज्यादा है ना n2 से। तो ध्यान सुनना, n1 का मान यदि ज्यादा है n2 से तो प्रकाश की चाल क्या होगी, चाल तो उल्टा संबंध था ना, अभी बता था तुमने, v व्युत्पन्न था किसके, 1/n के, याद है अभी आपको बताया था मैंने, c बराबर nv, तो वहां से v बराबर क्या था, c बटा n आया था, और v समान व्युत्पन्न 1/n के, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां प्रकाश चाल कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो n1 का मान ज्यादा है n2 से, तो चाल तो उसका विपरीत कम होगा क्यों होगा, मतलब v2 बड़ा होगा किससे, v1 से, है ना। n1 का मान ज्यादा है, ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश की चाल रही होगी वो कम नहीं होगी, है ना, वो बाद में चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही बात है। अच्छा आगे तुम देखो,
ध्यान देखो आप लोग, n1 बड़ा है सर n2 से, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, n1 बराबर n1 बड़ा है n2 से, सही बात है ना। आपको चाहिए क्या, n2 बटा n1 चाहिए मुझे, तो इन दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं मैं, दोनों ओर n1 से भाग देने पर, n1 से भाग देने पर, जैसे आप n1 से भाग दोगे इसमें दोनों ओर, है ना, तो क्या होगा, इधर n1 में n1 का भाग लगूंगा, क्या आएगा, एक आएगा ना, ये बड़ा है किससे, n2 बटे में n1 से, इसमें आएगा, है ना। आगे सुनना, एक तो अपनी जगह ऐसा कैसा है, एक बड़ा है किससे, n2 बटा n1 से, दोनों मैंने n1 से भाग लगाया, क्योंकि n1 बड़ा है n2 से, तो n1 का भाग लगाया आपने, तो n1 बटा n1 कितना हो गया, 1 हो गया, और इधर n1 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा n2 बटा n1, तो एक बड़ा है n2 बटा n1 से, एक बड़ा है n2 बटा n1, n2 बटा n1 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो इसमें के नियम से, n2 बटा n1 को लिख सकते हो सर आप साइन आई बटे में साइन आर, तो साइन आई बटे में क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, यहाँ से आप ब्रश गुणा करो, इधर क्रॉस गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन आर बड़ा हो जाएगा किससे, साइन आई से हो जाएगा, दोनों तरफ से साइन हट गया, तो क्या बचा, आर बड़ा हो जाएगा आई से। क्या बोल रही है लाइन, ध्यान से सुनो, क्या बोल रही है लाइन ये, कि अपवर्तन कोण ज्यादा होगा आपतन कोण से, देखो अपवर्तन कोण ज्यादा है किससे, आपतन कोण से, ठीक है नहीं, आर का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा, समझ आया कि नहीं, इसी प्रकार यहाँ बताता हूँ आपको मैं, यहाँ प्रकाश किरण कहा जा रही है, विगल से सघन जा रही है ना, तो ऊपर अपवर्तन कम है और नीचे क्या है, अपवर्तन ज्यादा है, मतलब इस बार क्या है, वापस इसमें का नियम लगा रहा हूँ, इसमें के नियम से, इसमें का नियम क्या बोलता है, साइन आई बटे में साइन आर बराबर क्या होता है, n2 बटा n1 होता है ना। यहाँ देखो, तो यहाँ कौन सा अपवर्तन ज्यादा है, सघन ज्यादा होता सर, तो सघन मतलब n2, यहाँ है n2 ज्यादा है किससे, n1 से, दोनों आप क्या करोगे, n1 का भाग लगाओ, तो जैसे आप n1 का भाग लगाओगे दिया जाएगा n2 बटे में n1, है ना, और ये बराबर जाएगा इससे n1 बटा n1 मतलब ये उससे हो गया, और n2 बटा n1 का लिख सकता हूं मैं, सर n2 बटा n1 को लिख सकता हूं sin i बटे में sin r, तो sin i बटे में sin r, ये बड़ा हो जाएगा इससे x से, बिल्कुल क्रॉस गुणा करोगे आप, तो sin i बड़ा हो जाएगा इससे sin r से, तो sin sin कैंसिल हो गया, तो i बड़ा हो गया किससे, r से। ये लाइन क्या बता रही है आपको, यदि प्रकाश किरण विगल माध्यम से सघन होने लगी है तो आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से, समझ आया कि नहीं, लॉजिकली भी मैंने प्रूव कर दिया है इसमें का नियम लगा के। आपको बस दो पॉइंट याद रखने हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, कहाँ हटती, दूर हटती है, और यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, समझ आया कि नहीं। तो अगले नोट नंबर कैसा चल रहा है, 3 चल रहा था, 4 नंबर डालूं और दोनों डायग्राम बनाओ, पहले तो स्क्रीन पॉज करो, दोनों डायग्राम बनाओ, तो इस स्क्रीन के नियम से प्रूव भी करो, और फिर नीचे देखो आप डायग्राम बनाओ फटाफट, स्केल पेंसिल रबर का यूज करना है बेटा, मैं कॉपी फाड़ दूंगा क्लास में आते ही, ध्यान रख लेना, सारे डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है, और इस चैप्टर में ऐसे कोई भी एक हेडिंग नहीं होगी जिसमें आपका डायग्राम नहीं बनेगा, सुनाया, ठीक है, आपने बना लिया होगा, चलो नीचे लिखना इसका लगा के, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि विरल से सघन में जाती है तो, जबकि विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम इतने पढ़ने वाले हैं, अब इसके कुछ घटनाएं हैं अपवर्तन के आधार पर, है ना, उन घटनाओं को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो रेगुलर वीडियो देखते रहो, लाइक कमेंट्स और शेयर करना जरूरी है ना, आपके जो भी कोई फ्रेंड सर्कल हो या कोई और स्कूल के भी बच्चे हों तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।